एज पर फैराडेज लॉ हमें मालूम है कि कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी, और ये टाइम वेरिंग फील्ड्स के लिए होता है क्योंकि स्टैटिक फील्ड्स के लिए कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो होता है। तो अब ये एक्सप्रेशन क्या हमें बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है स्पेस में, क्योंकि ये स्पेस से रिलेटेड है और ये टाइम वेरिएशन से रिलेटेड। तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। पर एम्पियर सर्किटर लॉ के अकॉर्डिंग कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे होता है, जो कि स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड ये ट्रू है। कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड ट्रू है। तो टाइम वेरिंग फील्ड्स के लिए हमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। वजह क्या है, क्यों टाइम वेरिंग फील्ड्स के लिए हमें मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी? वो इसलिए कि अगर इस वाली इक्वेशन में मैं दोनों तरफ डाइवर्जेंस लेती हूँ तो डाइवर्जेंस ऑफ आरएचएस साइड जो होगा वो माइनस डेल रो वी बाय डेल टी होगा, जो कि कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से हम इसकी वैल्यू को डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो वी बाय डेल टी हम लिख सकते हैं। और मैथ्स के हिसाब से डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एच या डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो एलएचएस में हमें जीरो मिल रहा है और आरएचएस में हमें डेल माइनस डेल रो वी बाय डेल टी मिल रहा है। और ये कैसे पॉसिबल है? मतलब कर्ल डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जीरो है और डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो वी बाय डेल टी है। और अगर किसी पर्टिकुलर स्पेस में रो वी की वैल्यू जीरो होती है तब ये जीरो होगा। पर ये इक्वेशन हमें इंडिकेट करती है, इसे ही ले लें कि हर हाल में ये ट्रू होना चाहिए, मतलब ये जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मॉडिफिकेशन की जरूरत है। अब हम मॉडिफिकेशन कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस इक्वेशन में डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एच प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस किसी और क्वांटिटी का भी डाइवर्जेंस है, और आरएचएस में दो क्वांटिटीज के डाइवर्जेंस का सम जीरो हो रहा है, ऐसे मानकर चल रहे हैं। सिर्फ डाइवर्जेंस ऑफ जे जीरो नहीं है, कुछ और भी है, उसका भी डाइवर्जेंस वहां पर एडेड है, तो दोनों का सम कितना होगा? जीरो। तो वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी मैं कैपिटल जी लेकर चल रही हूँ। तो कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस जी है। अब दोनों तरफ हम डाइवर्जेंस ले रहे हैं तो ये तो जीरो हो ही रहा है। डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जी, इन दोनों का सम जीरो, इसकी वजह से मैथमेटिकली ये जीरो है, तो एल एच इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा है कि डाइवर्जेंस ऑफ जी इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ जे है। डाइवर्जेंस ऑफ जी इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ जे अभी हमने फाइंड आउट किया। तो पर हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से डाइवर्जेंस ऑफ जे मालूम है, माइनस डेल रो वी बाय डेल टी होता है। तो इसे ही मैं सब्सटीट्यूट कर दे रही हूँ इस इक्वेशन में। तो डाइवर्जेंस ऑफ जी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, डेल रो वी बाय डेल टी आ गया। और हमें ये भी मालूम है डाइवर्जेंस ऑफ डी जो होता है वो रो वी होता है गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इसलिए अब डाइवर्जेंस ऑफ जी इज इक्वल टू डेल बाय डेल टी, और रो वी की जगह मैं डेल डी सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, डाइवर्जेंस ऑफ डी सब्सटीट्यूट कर रही हूँ। तो डाइवर्जेंस ऑफ जी इज इक्वल टू ये डाइवर्जेंस बाहर ले लिया और डेल बाय डेल टी ऑफ डी ये अंदर ले लिया। इसका मतलब डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस यहाँ पर अगर हम इक्वेट करते तो जी इज इक्वल टू डेल डी बाय डेल टी ये आ गया। मतलब जो हमने एजम्पशन मॉडिफिकेशन किया था कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस जी, तो जे जो आ गया डेल डी बाय डेल टी आ चुका है। अब इसे ही मैं कर्ल ऑफ एच जे प्लस जी में जे प्लस डेल डी बाय डेल टी सब्सटीट्यूट कर रही हूँ। यहीं पर समझ में आ रहा है कि ये करंट डेंसिटी, तो नेचुरली ये भी करंट डेंसिटी होगा, तो डेल डी बाय डेल टी की यूनिट एम्पियर्स पर मीटर स्क्वायर होगी, और इसे डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी हम बोलते हैं और डिनोट करते हैं जे डी से। मतलब कर्ल ऑफ एच जे प्लस जी की जगह जे डी हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। अब डिस्प्लेसमेंट करंट है तो उसे मैं आई डी से रिप्लेस कर रही हूँ, और जे डी के सरफेस इंटीग्रेशन से हमें आई डी मिलेगा। और जे डी कितना है? डेल डी बाय डेल टी, तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डेल डी बाय डेल टी ये हो जाएगा करंट आई डी के इक्वल डिस्प्लेसमेंट करंट के। पर अब नॉन कंडक्टिंग मीडियम की अगर हम बात करें, जहां पे करंट कंडक्शन करंट नहीं फ्लो हो सकता, वहां पे जे इक्वल टू जीरो है, तो कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जीरो प्लस डेल डी बाय डेल टी हो जाएगा। और ये इक्वेशन जो है वो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो इक्वेशन है कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी के एनालॉगस है। तो ये दोनों इक्वेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की एनालॉजी को समझाता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की एनालॉजी को भी ये समझाता है। तो इस तरीके से हम मॉडिफिकेशन एम्पियर सर्किटर लॉ का कर चुके हैं, जिसमें टाइम वेरिंग फील्ड्स के लिए कर्ल ऑफ एच जो होता है वो
डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी प्लस कंडक्शन करंट डेंसिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी किसके इक्वल होता है? डेल डी बाय डेल टी के। अब इस इक्वेशन को नाम C दे दिया है, तो इस इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ओवर द सरफेस S। तो यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ H डॉट डी एस, सरफेस इंटीग्रेशन RHS साइड में भी इन दोनों टर्म्स का सरफेस इंटीग्रेशन किया ओवर द सेम सरफेसेस। स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग कर्ल ऑफ H को मैं लाइन इंटीग्रेशन H डॉट डी एल में कन्वर्ट कर सकती हूँ क्लोज लाइन इंटीग्रेशन में, तो वो किया। ये हो गया I कंडक्शन करंट डेंसिटी, कंडक्शन करंट, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट। देन दिस इज द सेम टर्म व्हाट वी हैव रिटन। तो सेम इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं।